हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी को। ठीक है, ये भी जो क्लास की एनसीईआरटी है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना यहाँ से दिख जाएगा कि कैसे प्रश्नों को उठाया गया है 69 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड ढूंढिए, स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में पूछ रहा है। तो स्वपोषी क्या है, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और जो जीव अन्य पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी। जैसे स्वपोषी का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो पेड़ पौधे पादप है, और विषमपोषी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हम मनुष्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही हो गया। अब देखिए कह रहे किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। तो पादप की खाद्य फैक्ट्रिया जो है वो पत्ते को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पत्ते में ही क्या होता है, मुख्य रूप से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है। इस वजह से पत्ते को क्या बोला जाता है, पादप की खाद्य फैक्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल भी चाहिए। ये चारों चीज़ की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या होता है, तो पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में आपसे विचार करने को बोल रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है। सही बात है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान क्या बनता है, ऑक्सीजन बनेगा और क्या बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये दोनों चीज़ का फॉर्मेशन होता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अभी तक तो हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो पत्तियों में। लेकिन पत्तियों के अलावा आप देखो जो इसका हरा तना होता है पौधों का, पेड़ों का, और हरी जो शाखा होती है उनमें भी क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखिए पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा जा रहा है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जहां आपको मैंने बताया कि जहां आपको सभी केवल ये सब दिखे वहाँ पे रुक जाइए, और मैक्सिमम वो स्टेटमेंट गलत ही होता है। देखिए सभी पादप जो है ना वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पादप हैं जिनमें क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं पाया जाता। जैसे कि अमरबेल, तो ये अमरबेल जो है ना ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पादप जो है वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्रदान करते हैं। तो ऐसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि ऐसे जो कीड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कीटभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी, जिसमें घटपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और संड्यू है। ये कुछ 3 ऐसे आपको पादप दिखते हैं जो किसके उदाहरण हैं, कीटभक्षी के। तो इसमें क्या आपको दिख गया, घटपर्णी जो है वो इस प्रकार से अपना आहार प्राप्त करता है। अब देखिए सहजीवी और आपसे मृतजीवी पोषण के बारे में पूछा जा रहा है। तो सहजीवी क्या होता है ना, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो लाइकेन का। ठीक है, लाइकेन किसके मिलकर बनता है, तो शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल में ना क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, उपस्थित होता है, लेकिन कवक में अनुपस्थित होता है क्लोरोफिल। तो कवक जल, आवास शैवाल को प्रदान करता है, और शैवाल क्या प्रदान करता है कवक को, तो प्रकाश संश्लेषण प्राप्त करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। इसलिए ये किस श्रेणी में आएंगे, लाइकेन किस श्रेणी में आएगा, तो लाइकेन सहजीवी की श्रेणी में आएगा।
वह पोषण जिसमें जीव जो है किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं उसे क्या बोला जाता है, मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट और 2 भी करेक्ट। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो आप सबसे पहले टिक लगा दो शैवाल और कवक पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। शैवाल और जीवाणु जो है वो सहजीवी संबंध नहीं बनाते, ठीक है। कवक और जीवाणु भी नहीं बनाते। पादप और जीवाणु जो हैं वो सहजीवी संबंध बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। आप देखिएगा छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है, जिसको स्टोमाटा भी कहते हैं। इसके द्वारा जो है ये पत्तियों का जो सरफेस होता है ना उस पे उपस्थित होता है, ठीक है। जब इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे जो है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। सही बात है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है, तो आप देखो कार्बोहाइड्रेट आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, ये ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज क्या है, तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इससे पता कर सकते हो कि क्या क्या कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है। देखिए तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और प्रोटीन में क्या होता, तो प्रोटीन में हम एक नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं। अब दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दालों की जो फसल के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दाल का जो फसल होता है ना उसमें नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो इसलिए कारण जो है वो कथन की सही पुष्टि कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं। तो चैप्टर 2 क्या है, प्राणियों में पोषण। स्टारफिश जिसको तारा मछली कहते हैं, इसके संदर्भ में आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए जो स्टारफिश होता है ना वो अपने आहार के रूप में क्या लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को लेते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको, ठीक है। मैं आपको याद करवा देती हूँ। स्टारफिश अगर आपसे पूछा जाए कि स्टारफिश आहार में क्या लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जंतु होते हैं ना उसको लेते हैं, ठीक है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है और तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। स्टारफिश है ना, जैसे ही उसको जब भक्षण करना होता है ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को, तो वो क्या करेगी, ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालती है और जो जंतु है उसके कोमल भाग को खाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पाचक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहे कि पाचक रस जो होता है वो सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में आवश्यक होता है। ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि पाचक रस जो है ना वो जटिल को क्या करता है, जटिल पदार्थ को सरल बनाता है, ठीक है। जटिल पदार्थ को क्या करेगा, सरल बनाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। हाँ भाई करती है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नहीं असत्य पूछा जा रहा है ना, तो ये तो सत्य है, ठीक है। असत्य क्या हो गया, तो ऊपर वाला हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यकृत बोले तो लीवर, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती, एकदम गलत है, क्योंकि यकृत जो है ना वो पित्त रस को स्रावित करती है और ये पित्त रस कहाँ जाके स्टोर होता है, तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है।
तो 2 गलत हो गया और पहला सही है। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। और चीज़ है कि पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हाँ भाई, ये तो सही है। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या हो गया, तो सही हो गया। अब देखिए रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो रूमिनेंट होते हैं ना, उसके आमाशय जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। तो सही है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। अब जैसे गाय वाय को ही ले लीजिए ना एग्जाम्पल में, ठीक है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है, और इसे क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। आप कभी गाय को खाते हुए देखिएगा, ठीक है, वो खा लेते हैं, फिर बैठ के वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मुंह को चलाते रहेंगे, जिसको जुगाली करना बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सारे स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अमीवा के संबंध में आपको विचार करना है। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। हाँ बिल्कुल सही है। अमीवा कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अमीवा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलते रहता है। हाँ बिल्कुल सही है। हमने पहला पॉइंट क्या देखा अमीवा के बारे में, कि ये एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में पाया जाने वाला है। अमीवा अपनी आकृति हमेशा बदलते रहता है। अमीवा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यकृत के विषय में देखा था। यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो डी का 1 यही दिख रहा है। ये सारे एलिमिनेट हो गए। कभी कभी आप एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत भी बना सकते हो। आमाशय, अम्ल का निर्मोचन, क्योंकि आप जानते हो आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत पचे भोजन को रुधिर वाहिका में अवशोषण करता है, और बड़ी आंत क्या करेगा, ये जल का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संगठक है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि महत्वपूर्ण खाद्य संगठक में क्या क्या आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है, हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, नहीं, जंतुओं के शरीर में ना इसी रूप में नहीं होता, क्योंकि आप देखना, ठीक है, कि ना इनके छोटे छोटे अवयव हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप देखिएगा तो ये ग्लूकोज का रूप धारण करते हैं। प्रोटीन जो है ये क्या करेंगे, तो अमीनो अम्ल का, ठीक है, अमीनो एसिड का, और जो फैट है वो ग्लिसरॉल का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम छोटे छोटे बारीक चीज़ को देखना है ताकि प्रश्न गलत ना हो। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, तो ग्लूकोज में। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई ये भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है, तो सत्य है। तो इस तरीके से 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं तीसरे चैप्टर पे। इसी से एक प्रश्न जो है पूछा गया था 69th में। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। जंतु से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, जांतव रेशे कहेंगे, ठीक है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ सही है। भेड़, बकरी और याक ऊन देने वाले जंतु हैं। हमने लास्ट क्लास 6 वाले में ही पढ़ा था कि ऊन देने वाले जंतु कौन कौन से हैं, तो भेड़, बकरी, याक, ये सब ऊन देते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सारे करेक्ट हो गए। ये क्वेश्चन अंगोरा वाला पूछा गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 69 का पेपर क्लास देखने, अभी क्लास
अपलोड करेंगे हम, ठीक है। तो आप जब क्लास देखोगे तो आप पॉज कर लेना और जाके 69 के प्रश्न को देखना कि अंगोरा वाला प्रश्न आया है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप ज़रूर बताना कि मैं सही थी या गलत थी, ठीक है। अंगोरा जो है ये ऊन, अंगोरा ऊन को, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, तो स्टेटमेंट गलत है। अंगोरा नस्ल की बकरियां नहीं होती, ये किसकी होती है, तो ये कश्मीरी नस्ल की बकरियां जो होती है उसकी त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। 3 वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही है। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा, इसका जो मृदु रेशा होता है, मतलब इसका जो सूत्र होता है वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है, ठीक है। किसके जैसा, स्टील के तार जितना मजबूत होता है, तो सही है। तसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में हैं। आप तसर के बारे में तो पढ़े भी होंगे, भागलपुर करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा था। तो ये सब किसके किस्में हैं, तो रेशम के किस्में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है कि रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी, नहीं ये गलत है। सर्वप्रथम खोज चाइना में हुआ था। आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़िएगा कनिष्क को, तो आपको ये रेशम मार्ग जो है उसके बारे में जानकारी मिली, इसको सिल्क रूट भी कहते थे। देखिए यहाँ पर आ भी गया कि प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, उस मार्ग को आज हम किस नाम से जानते हैं, सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 4, जिसका नाम है ऊष्मा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, तो देखिए, सेल्सियस तापमान का मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, लेकिन पास्कल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है, किसका, दाब का मात्रक है। और इसमें से केल्विन जो है ना वो तापमान का एसआई मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। तापमान का क्या है ये, तो एसआई मात्रक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा जो है वो सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हीट है ना वो क्या करेगा, हमेशा जो गर्म वस्तु है उससे ठंडी वस्तुओं की ओर क्या होता है, तो प्रवाहित होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा जो है वो संवहन द्वारा हस्तांतरित होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखना, चालन जो होता है ना वो किस में होता है, वो ठोस में होता है, लेकिन गैस और द्रव में क्या होता है, तो संवहन होता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, तो ये भी सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है उसे क्या कहते हैं, चालन। जैसे आप रॉड देखोगे, लोहे का रॉड देखिएगा, तो अगर आप एक इधर गर्म कर दो, ठीक है, तो कुछ देर के बाद इधर वाला पोर्शन भी ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा जो है वो गर्म से क्या करता है, ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, और इसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो थल समीर से के बहने का समय क्या होता है, तो ये रात में बहता है, और समुद्र समीर के बहने का समय ये दिन में होता है, ठीक है। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय क्या होता है, आप डार्क कपड़ा कब पहनोगे, शीत ऋतु में, और हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में। आप देखिएगा, ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु में ना आप देखना ज़्यादातर लोग लाइट कपड़े पहनते, क्योंकि वो प्रकाश का क्या करता है, मतलब पसीने को ना ऑब्जर्व करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
देखिए अगला है कि विचार करने को बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो सही है। ठीक है, डॉक्टर का जो थर्मामीटर का मापन स्केल देखोगे वो कितना से कितने तक रहता है, तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, तो हाँ, क्योंकि आप कभी तो गए होंगे बुखार का चेकअप करवाने। अब ना घर पे सब कुछ होने लगा है कि हाँ भाई कर लो, थर्मामीटर घर में रखा रहता है, यहाँ पे चेक कर लो। और घर वाले थर्मामीटर में भी देखना आप क्या, आपको थर्मामीटर में क्या दिखता है, पारा दिखता है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। अब देखिए विचार करने को बोल रहा है कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती हैं। नहीं, गलत है, क्योंकि गहरे रंग की वस्तु जो है ना वो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को ज़्यादा अवशोषित करती है। और यही रीज़न है कि हम गर्मियों के दिनों में गहरे रंग के कपड़े को पहनना पसंद नहीं करते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं गर्म, इसका कारण ये है कि ऊन जो है वो ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है, इसलिए हमें क्या प्रदान करता है, तो गर्मी प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबोया जाए, तो मान लीजिए कि एक निश्चित तापमान के लोहे को ना, लोहे का गोला है, ठीक है, उसको उसी तापमान के जल में डुबोया जा रहा है, तो क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। ये नहीं होगा बिल्कुल, ये आप थोड़ा सोच भी सकते हो। लोहे का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है कि अगर आप एक निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो सही हो जाएगा। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। आप देख रहे हो रिपीट हो रही है चीज़ें, ठीक है, आप 6th वाले भी NCERT में पढ़े थे इस चीज़ को, ठीक है, कि ना स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा किसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है कलाई करने में, ठीक है, सॉरी, उसके तली पे लगाने के लिए तो तांबे का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि तांबा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए अब अगला चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ अम्ल का नाम है, दूसरी तरफ पदार्थों का नाम है जिसमें वो अम्ल पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है, चींटियों के डंक में। जब चींटी आपको काटती है तो कैसे दर्द होता है, या फिर मधुमक्खी काटती है तो क्यों दर्द होता है, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगती है, क्योंकि उसके डंक में ना फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपको चूने का पानी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल जो है ये खट्टे चीज़ों में से कि इमली, अंगूर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये किस में पाया जाता है, साबुन में। किसमें, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में, तो चूने के पानी में, ठीक है, चूने के पानी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उदासीन विलयन जो है वो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता। सही बात है, क्योंकि आप देखना, आप एसिड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो आप लिटमस पेपर से कैसे पता करोगे कि एसिड है या फिर क्षार है। तो जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो क्या होगा, वो होगा क्षार। जब ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, रेड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो उदासीन जो विलयन होते हैं ना वो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या है,
तो सूचक है। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा एसिडिक फॉर्म में है और कौन सा बेसिक फॉर्म में है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने को कहा जा रहा है। देखिएगा, कह रहे कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को पढ़ा होगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था? चूँकि रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग हो गया था, इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता कैसी हो गई? अम्लीय हो गई, इसका जो स्वरूप था। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना है ना, तो उसमें बुझा हुआ चूना, ठीक है क्या, तो बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना का क्या करते हैं? तो यूज़ करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और यही अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती ना, तो उसमें हम जैव पदार्थ मिला के क्या करते हैं? तो उसकी क्षारीयता को दूर करते हैं। मैं वापस से बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करके। अगर ऐसे ना दे के वो ये दे दें कि मिट्टी की अम्लता को कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके दूर करते हैं, और अगर मिट्टी की गुणवत्ता जो स्वरूप है वो क्षारीय हो जाए तो उसे हम जैव पदार्थ के द्वारा क्या करते हैं? तो दूर करते हैं। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है। कारखानों में अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इनको जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो सही है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो अगर आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती तो उसको कैसे हम उदासीन करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे के, एंटीसेड दे के। जैसे देखते हो ना कि जब अम्ल होता है तो आपको इनो पिलाया जाता है या फिर बेकिंग सोडा खाने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा होती है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जाता है। अगर आपको अब ये चीज़ तो पता चल गया ना, अगर चींटी काट ले तो आप तुरंत राहत कैसे प्रदान कर सकते हो? तो खाने वाला सोडा होता है ना, उसको उस जगह पे डाल के आप क्या कर सकते हो? उसको उदासीन कर सकते हो। तो ये सारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत जो है क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार है। सही बात है, क्योंकि आप देखिए, आप रात को जब सोते हो, सो के उठते हो सुबह में, तो आपका किसी का मुंह भी स्मेल करने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है? हमारे मुंह में अम्ल पाया जाता है, ठीक है, दांतों में। और उसको हम कैसे उदासीन करते हैं? तो टूथपेस्ट से ब्रश करके, ठीक है। टूथपेस्ट में क्या होता है? तो क्षार होता है, जो क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल जो है वो निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे दांत के अंदर जो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं ना, वो अम्ल को उत्पन्न करने में क्या हो जाते हैं? सहायक हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी सही है। इस तरीके से हमारा चैप्टर 5 भी समाप्त हुआ। अब हम आते हैं 6। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या बोल रहे हैं कि सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन जो है ना, वो कैसा होता है? वो उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था परसों, कि जैसे आप दूध से दही बनाओगे तो ये क्या है?
ये अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि आप दही से फिर दूध नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक नया पदार्थ का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर आप पानी से बर्फ़ बनाओगे, ठीक है, तो वापस से बर्फ़ से पानी बन सकता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसलिए, और इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है आपको। कागज को फाड़ना, बिल्कुल सही है, कागज को फाड़ के वापस से जोड़ सकते हो। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहीं पे होता कागज को जलाना, तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता। वो कैसा परिवर्तन होता? रासायनिक परिवर्तन होता। रंग में परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बार आप रंग में परिवर्तन कर दोगे तो वो वापस से उत्क्रमणीय नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाकर जल बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो पूछ रहे क्वेश्चन में कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो कागज को फाड़ना। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ओजोन का विघटन जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है और ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो हाँ भाई, स्टेटमेंट सही है ये। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सा सही है? तो दोनों सही है, क्योंकि ओजोन जो है वो क्या करती, वो कैसा परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लवण जल जो है वो जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। जो नमी युक्त होता है, नमी युक्त बोल रही हूँ, जो लवणीय युक्त जल होता है ना, वो जंग लगने की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। और बीपीएससी में 67th की री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? तो भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा स्टेटमेंट सही इसका? तो इसका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। और इसको गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा के जंग लगने से बचाया जाता है। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते यह गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर यही गैस बर्नर पर जलती है। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथन इस परिवर्तनों से संबंधित है कि सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, आप जो एलपीजी देखते हैं ना, उसमें गैस किस फॉर्म में भरी होती है? द्रव फॉर्म में भरी होती है। और सिलेंडर से बाहर आते ही वो द्रव क्या होता है? तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस में परिवर्तित हो जाता है, और यही गैस क्या होती है? बर्नर पे जलती है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? याद रखिएगा, ये जो है प्रक्रम बी जो है, ये परिवर्तन बी, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतु द्वारा अनुकूलन। चलिए, ये चैप्टर वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत कम ही क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति जो है उस स्थान का मौसम कहलाती है। सही बात है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाला जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और यही जब 40 साल 50 साल का जब औसत निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस स्थान की मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ा के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्र बोले तो जो ये वाला जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर वाले क्षेत्र के बारे में आपको कह रहा है कि विचार कीजिए। तो यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, बिल्कुल सही बात है।
यहाँ ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके होते हैं और सर्दियों में इनकी तापमान -37 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। यहाँ जो है ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेनडियर पाए जाते हैं, ये भी सही है। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते हैं यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों के प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, सही बात है, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ये भी बात सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिम घाट और असम में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और यही कारण आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलता है। लॉयन टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला ऐप जो है वो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो लॉयन टेल्ड लंगूर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के वर्षा वन वाले क्षेत्र में। अब आते हैं पवन, तूफान और चक्रवात पे। ज्योग्राफी का भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। तो हाँ, सही बात है कि देखिएगा भूमध्य रेखा बोले तो 0 डिग्री जो इक्वेटर है इसके आसपास वाले जो क्षेत्र है उसको क्या मिलेगा? सूर्य की अधिकतम प्रकाश मिलेगी। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, ठीक है, 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, एक भी सही है और दूसरा भी सही है। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर बहता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 3 जिसमें उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा हमारा क्या? 1 और 2। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। इससे 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। जब तिरछा प्रकाश पड़ेगा तो वो गर्म तो असमान रूप से होगा ना, अगर वो स्ट्रेट पड़ता तो ना एक समान से गर्म होता। इसलिए 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब तथा 60 डिग्री अक्षांश के पास निम्न वायु दाब क्षेत्र रहता है। इस कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। आप समझ पा रहे हो इसे, ठीक है, कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या होता है? तो पवन का प्रवाह होता है। पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, सही बात है, ठीक है। अगर आप ठंड के मौसम में देखो तो पवन का प्रवाह किधर से किधर होगा? स्थल से समुद्र की ओर होता है। ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है। दोनों को ना अभी याद कर लो। शीतकाल में पवन जो है वो स्थल से समुद्र की ओर जाएगी और ग्रीष्मकाल में समुद्र से स्थल की ओर आएगी। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे क्या होता है? वर्षा होता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कह रहे त्वरित, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं जिससे त्वरित झंझावात का निर्माण होता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। और पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन क्या है? तो सही है। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में
पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। नहीं, ये गलत है, ये उल्टा है। ठीक है, भारत का जो पूर्वी तट है ना, वो चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। याद रखिएगा, अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस और जापान में क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करता है? नहीं। तो एक्चुअली में होता है कहना कि पवन के वेग में वृद्धि होने से वायु दाब में क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही पवन का वेग बढ़ेगा, वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पवन सदैव जो है अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। अभी हमने देखा था ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, काफ़ी ज़्यादा ये लंबा चैप्टर है, तो ना हम क्या करेंगे, अब जो चैप्टर रेस्ट बच गए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आया जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबा हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम क्या करेंगे, तो 2 पार्ट में बांट के इस सेशन को लाया जाएगा। कल ही दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़, जो मैंने आपको वर्क दिया है बीच में, जब मैं रेशम और कीट वाला पढ़ा रही थी, तो अंगोरा वाला, आप उसको ज़रूर देखना कि 69 पे वहाँ से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन जो है सच में फ़ायदेमंद लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।